हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी आने वाली जो लाइब्रेरी की वैकेंसी है उसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो प्रीवियस सॉल्व पेपर्स थे उसे मैं कराना स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट करते आज के इम्पॉर्टेंट सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोलोन वर्गीकरण पुस्तक संख्या सूत्र में तत्व होते हैं, कितने तत्व होते हैं आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8। कोलोन वर्गीकरण पुस्तक संख्या सूत्र में कितने तत्व होते हैं, तो 8 तत्व होते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के जनक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन हैं। पहले संस्करण में सभी पक्षों के लिए कोलोन का प्रयोग किया गया, इसलिए इसे कोलोन क्लासिफिकेशन नाम दिया गया। पहला संस्करण 1933 में प्रकाशित हुआ, तब से अब तक 7 संस्करण आ चुके हैं। गोपीनाथ ने सभी संस्करण को 3 वर्जन में विभाजित किया। पहला था रिजिडली फेसेटेड यानी अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति, जो 1933 से 50 के बीच हुआ। सेकेंड था एनालिटिको सिंथेटिक विश्लेषणात्मक पद्धति, जो 1950 से 63 के बीच रहा। और थर्ड था फ्री फैक्टेड यानी मुक्त पक्ष, जो 1963 से 1987 तक था। कोलोन क्लासिफिकेशन पुस्तक संख्या सूत्र में 8 तत्व होते हैं। LFYA, VS एंड CEVEN, ये 8 तत्व पाए जाते हैं कोलोन क्लासिफिकेशन पुस्तक संख्या सूत्र में। L फॉर लैंग्वेज, F फॉर फॉर्म, Y फॉर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, A फॉर एसेशन पार्ट ऑफ द बुक, V फॉर वॉल्यूम नंबर, S फॉर सप्लीमेंट नंबर और C फॉर कॉपी नंबर एंड EVN फॉर इवैल्यूएशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डीडीसी के नवीनतम संस्करण में कितने टेबल हैं। तो डीडीसी के नवीनतम संस्करण में 6 टेबल हैं। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन 1876 में प्रकाशित की गई। इसको अब तक 30 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। मेन क्लास को इंडो अरेबिक नंबर से दर्शाया जाता है। फॉर्म डिवीजन का प्रयोग द्वितीय संस्करण में और इसकी निरंतरता 12वें संस्करण तक बनी रही। डीडीसी के 13वें संस्करण में अल्टरनेटिव शेड्यूल प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम 14वें संस्करण में टेबल का प्रयोग शुरू हुआ। इसमें 4 टेबल थी। फर्स्ट से 15 संस्करण तक डीडीसी एक खंड में प्रकाशित हुआ था। 18 से 21वें संस्करण में 7 टेबल तथा 22-23वें संस्करण में 6 टेबल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलोन वर्गीकरण के स्पेस आइसोलेट में डैश ब्लॉक होते हैं, कितने ब्लॉक होते हैं, तो 2 ब्लॉक होते हैं। कोलोन वर्गीकरण एस.आर. रंगनाथन द्वारा विकसित पुस्तकालय वर्गीकरण की एक प्रणाली है। यह पहली बार विश्लेषणात्मक सिंथेटिक वर्गीकरण था। पहला संस्करण 1933 में, दूसरा 1939 में, तीसरा 1950 में, चौथा 1952 में, पांचवा 1957 में, छठा 1960 में और जो सिक्स्थ जो जिसे हम लोग रीप्रिंट करके 1963 में लाया गया और 7th 1987 में प्रकाशित किया गया। इसमें 5 मूलभूत श्रेणियां थी जो PMEST थी। P फॉर पर्सनालिटी, M फॉर मैटर, E फॉर एनर्जी, S फॉर स्पेस, T फॉर टाइम। इसमें PMEST को मान्यता 1944 में दी गई। स्पेस के 2 स्तर हैं, S1 और S2। S1 में संसार महाद्वीप को तथा S2 में प्राकृतिक भागों, देश, राज्य, शहर आदि को लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलोन वर्गीकरण के अनुसार पुस्तक वर्गीकरण के लिए तालिकाओं की संख्या होती है, कितनी होती है, तो 5 होती है। जो PMEST होते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं, P फॉर पर्सनैलिटी, M फॉर मैटर, E फॉर एनर्जी, S फॉर स्पेस, T फॉर टाइम। और स्पेस के 2 स्तर S1 S2 है। S1 जहाँ संसार महाद्वीप और S2 देश टाइम के 2 स्तर हैं। और देश टाइम के 2 स्तर है T1 और T2। T1 जहाँ शताब्दी, दशक, वर्ष को बताएंगे, वहीं T2 शरद, बसंत, ग्रीष्म ऋतु आदि को बताते हैं। PMEST का प्रयोग मेन क्लास के अंतर्गत किया जाता है। इन श्रेणियों को ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलोन वर्गीकरण में टाइम आइसोलेट के डैश स्तर होते हैं, तो 2 स्तर होते हैं। कोलोन क्लासिफिकेशन के 6वें संस्करण में काल अनुसूची के 2 स्तर होते हैं, T1 और T2। T1 में शताब्दी, दशक, वर्ष को लिया जाता है, जैसे ए में है बिफोर 9999 BC, बी में 9999 टू 1000 BC, फिर सी में 919 टू 1 BC और डी में 1 to 999 AD। इसी तरह से आप सारे डिस्क्रिप्शन को यहाँ देखिए, जेड तक दिया हुआ है। XYA में क्या है 2900 टू 2999 AD और YB में 3000 टू 3999 AD और A5 क्या है क्वार्टरनरी बताता है और T2 टाइम 2 में शब्द बसंत, ग्रीष्म ऋतु को शामिल किया जाता है, जहाँ N1 बताएगा स्प्रिंग को, N3 समर को, C डे टाइम, N5 ऑटम, N7 विंटर और D यहाँ पे नाइट बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलोन वर्गीकरण के मुख्य वर्ग में प्रथम स्तर भौगोलिक खंडों में लिया गया, तो इसका राइट आंसर है सारे के सारे। ललित कला, इतिहास और विधि का प्रथम स्तर भौगोलिक खंडों में लिया गया। कोलोन वर्गीकरण के मुख्य वर्ग ललित कला, इतिहास, विधि में
का प्रथम स्तर भौगोलिक खंड में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण के लिए योजना जो कुछ पुस्तकों की विशेषताओं पर आधारित है, जो विषय वस्तु के बारे में एक विश्वसनीय मार्गदर्शन प्रदान नहीं करते हैं, तो उस योजना के बारे में आप बताइए कौन सा है। तो राइट आंसर है ए, कृत्रिम वर्गीकरण। कृत्रिम वर्गीकरण, अब समझिए क्या है। वर्गीकरण के लिए योजना जो कुछ पुस्तकों की विशेषताओं पर आधारित है, जो विषय वस्तु के बारे में एक विश्वसनीय मार्गदर्शन प्रदान नहीं करते हैं, वो कृत्रिम वर्गीकरण कहलाते हैं। क्वेश्चन क्या था कि वर्गीकरण के लिए योजना जो कुछ पुस्तकों की विशेषताओं पर आधारित है, जो विषय वस्तु के बारे में एक विश्वसनीय मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता है, तो वो है कृत्रिम वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की किस योजना में यह प्रावधान है कि संकेतन में अंतराल छोड़कर लघु और बड़े विषय दोनों की व्यवस्था करना है। तो राइट आंसर है डेवी दशमलव वर्गीकरण में। डीडीसी डेवी दशमलव क्लासिफिकेशन, डेवी दशमलव वर्गीकरण पद्धति सर्वप्रथम 1876 में प्रकाशित हुई। डीडीसी का वर्तमान प्रकाशन ओसीएलसी यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर कर रहा है तथा इसके वर्तमान एडिटर चीफ माइकल पेंजर हैं। इसका मुख्यालय प्रबलिन ओहिया जो यूएसए में है। ओसीएलसी के संस्थापक फ्रेंड किलगोर हैं। ओसीएलसी की स्थापना 1967 में हुई थी। डीडीसी का अब तक 30 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। डीडीसी का मुख्य क्लास को इंडो अरेबिक नंबर से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की किस योजना में 999 संख्या फ्री एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल विषय है। तो राइट आंसर है ए और बी दोनों, यानी कोलोन वर्गीकरण और डेवी दशमलव वर्गीकरण योजना में है। अब वर्गीकरण की कोलोन वर्गीकरण और डेवी दशमलव वर्गीकरण योजना में 999 संख्या फ्री एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल विषय है। कोलोन वर्गीकरण क्या है, तो इसके जनक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है। इसके अब तक 7 संस्करण आ चुके हैं। इसका प्रथम संस्करण 1933 में प्रकाशित हुआ। इसमें डॉक्टर रंगनाथन ने 5 मूलभूत श्रेणियां PMEST का प्रतिपादन किया। PMEST को ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। डेवी दशमलव वर्गीकरण क्या है, तो इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1876 में किया गया। डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण 2000 में वेब डेवे नाम से प्रकाशित हुआ था। भारत में डीडीसी का सर्वप्रथम प्रयोग 1915 में आशा डिकन्सन द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में किया गया। डीडीसी में 3 अंकों के बाद दशमलव का प्रयोग की जाती है। डीडीसी में 60 टेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकृत सूची में मुख्य प्रविष्टियों की क्या व्यवस्था है। तो राइट आंसर है सी, ये वर्गीकृत योजना के अनुसार है। इस पद्धति में मुख्य वर्गों की संख्या अधिक है। डॉक्टर रंगनाथन ने मुख्य वर्गों को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया। चारों क्षेत्रों में समाविष्ट मुख्य वर्ग के संकेत चिन्ह भी निर्धारित किए गए। सन 1963 में पुनः कुछ मुख्य वर्गों को इसमें समाविष्ट किए गए। फर्स्ट जोन में बिब्लियोग्राफी, इंसाइक्लोपीडिया, पीरियोडिकल एटसेट्रा। सेकेंड जोन में यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, लाइब्रेरी साइंस, बुक साइंस एंड जर्नलिज्म। थर्ड जोन में नेचुरल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, मैथमेटिकल, फिजिकल साइंस एंड फिजिक्स है। और फोर्थ जोन में क्रिटिसिज्म, टेक्निक और कॉन्फ्रेंस और टेक्निकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन कोलोन क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण में दशा संबंध अंक बी प्रदर्शित करता है। तो बी क्या बतलाता है, तो बी बायस अभिनीति को बतलाता है। इन कोलोन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन द फेज रिलेशन आर, फेज ए में है आपका जनरल सामान्य, बी में है बायस, सी में है कंपैरिजन, डी में है डिफरेंस और जी में है इन्फ्लुएंसिंग। जी क्या बताएगा, प्रभावी को, डी अंतर को, सी तुलना को, बी अभिनीति को और ए सामान्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विबिंदु वर्गीकरण का भाग 3 किससे संबंधित है। आपको यह बताना है कि भाग 3 जो है वो किस चीज से संबंधित है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट नामों के साथ श्रेण्य ग्रंथों और धर्म ग्रंथों की अनुसूची से संबंधित है भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विबिंदु वर्गीकरण में पूर्ववर्ती सामान्य एकल एम सूचित करता है। एम किसे सूचित करता है, तो आवधिक पत्रिका को सूचित करता है। कोलोन क्लासिफिकेशन का जो छठा एडिशन था उसमें नंबर आप देखिए और उसके टर्म देखिए क्या क्या है। एम क्या बताएगा, पीरियोडिकल को, डी बताएगा टेबल को, एन सीरियल को, Y7 केस स्टडी, Y1 प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, Y2 सिलेबस को, Y4 स्कोप को, Y8 डाइजेस्ट को, X बताएगा वर्क्स को, W बताएगा बायोग्राफी को, V बताएगा हिस्ट्री को, P बताएगा कॉन्फ्रेंस प्रोसेसिंग्स को, K बताएगा साइक्लोपीडिया को, F बताएगा एटलस को, E बताएगा फार्मूला को, C फॉर कॉन्कॉर्डेंस होगा, A फॉर बिब्लियोग्राफी होगा और Y3 इज सिनॉप्सिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CC के मुख्य वर्ग W इंगित करता है। बताइए W किसको इंगित करेगा, तो राजनीति विज्ञान को, पॉलिटिकल साइंस को। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या देता है, तो कोलोन क्लासिफिकेशन कोलोन क्लासिफिकेशन में मेन क्लास जो है आपका क्या क्या है, इसमें लाइब्रेरी साइंस है, बी में आपका मैथमेटिक्स, सी में फिजिक्स, डी में इंजीनियरिंग, ई है केमिस्ट्री, एफ टेक्नोलॉजी, जी बायोलॉजी, एच जियोलॉजी, एच जेड माइनिंग, आई है बॉटनी, जी है एग्रीकल्चर, के है जूलॉजी, के जेड एनिमल हिसेंड्री और एल फॉर यहाँ पे मेडिसिन है। और एल जेड है फार्मा कॉग्नोशी, एम है यूजफुल आर्ट्स और ट्रायंगल से पे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड मिस्टिसिज्म, एन है फाइन आर्ट्स, ओ है लिटरेचर, पी है लिंग्विस्टिक्स, क्यू है रिलीजन, आर है फिलोसफी, एस है साइकोलॉजी, टी है एजुकेशन के लिए, यू है ज्योग्राफी के लिए, वी है हिस्ट्री के लिए, डब्ल्यू पॉलिटिकल साइंस, एक्स है इकोनॉमिक्स के लिए, वाई है सोशियोलॉजी
टेक्नोलॉजी के लिए और जेड है लॉ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन पद्धति किसका उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण का। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है वो ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन है, यह एक लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विबिंदु वर्गीकरण की काल अनुसूची में प्रतीक एल किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ये 1700 से 1799 तक का प्रतिनिधित्व करता है। कॉलम क्लासिफिकेशन के 6वें संस्करण में काल अनुसूची टी के 2 स्तर हैं, T1 और T2, जहां T1 में शताब्दी दशक वर्ष को लिया जाता है, जैसे A B C D आप देख रहे हैं यहाँ पे बिफोर 9990 और B 9990 से A1000 BC तक था, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसी में आपका पूछा जा रहा है T2 शब्द में N1 स्प्रिंग था, N3 समर, C डे टाइम, N5 ऑटम, N7 विंटर और D नाइट के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक डीवी दशमलव वर्गीकरण के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है वेव डेवी के नाम से जाना जाता है। डीवी दशमलव वर्गीकरण के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जाना जाता है वेव डेवी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीसी में मुख्य वर्ग 570 इंगित करता है, 570 किसे इंगित करता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये जीव विज्ञान को दर्शाता है। 570 किसे दर्शाता है, जीव विज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार विकसित एनालिटिक सिंथेटिक पुस्तकालय वर्गीकरण योजना कौन सी है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है कॉलोन क्लासिफिकेशन। पहली बार विकसित एनालिटिक सिंथेटिक पुस्तकालय वर्गीकरण योजना कौन सा है, तो कॉलोन क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीसी का प्रथम संस्करण डैश में प्रकाशित किया गया, तो 1876 में किया गया। डीडीसी का प्रथम संस्करण 1876 में प्रकाशित किया गया। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन प्रणाली पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रयुक्त एक सामान्य ज्ञान वर्गीकरण उपकरण है, जिसे वर्तमान ज्ञान की गति बनाए रखने के लिए निरंतर संशोधित किया जाता है। यह प्रणाली पहली बार 1876 में मेलविल डेवी द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित की गई थी। वर्तमान में डीडीसी और सीएलसी ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर द्वारा प्रकाशित की जाती है और यह दुनिया में 30 से अधिक भाषाओं में अनुवादित सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली वर्गीकरण प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि CRG स्टैंड्स फॉर, CRG का अर्थ क्या है, आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप यानी वर्गीकरण अनुसंधान ग्रुप। CRG का फुल फॉर्म है क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एब्रिज दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नवीनतम संस्करण को बताइए। इसका नवीनतम संस्करण जो है वो 15वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, 15वां संस्करण है। डीडीसी का संक्षिप्त संस्करण एब्रिज्ड एडिशन का प्रारंभ 1895 में डीडीसी के 5वें संस्करण के साथ प्रकाशित हुआ। इसका दूसरा संक्षिप्त संस्करण 8वें एडिशन के बाद तथा तीसरा 11वें एडिशन के बाद आया था। इसका नवीनतम संक्षिप्त संस्करण 15वां एडिशन है जो 2012 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नवीनतम संस्करण को बताइए। तो नवीनतम संस्करण इसका कौन सा होगा, 23वां संस्करण इसका नवीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 20वें संस्करण के प्रमुख उपलब्धियां हैं। इसका 1993 में CD-ROM जारी किया गया इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, जिसका नाम क्या था, तो इसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक डीवी। इसका नाम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण में कुल कितने खंड है, तो 4 खंड है। कितने खंड है, 4। डीडीसी के 21वें संस्करण को मिस J.S. मिचेल द्वारा 1996 में प्रकाशित किया गया। यह 4 खंडों में प्रकाशित हुआ था। इसमें टेबल की संख्या 7 थी। इसका इलेक्ट्रॉनिक संस्करण DIV फॉर विंडोज के नाम से प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण में कुल कितने खंड हैं, आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, DIV फॉर विंडो DFW। दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण में कुल कितने खंड है, आपसे ये पूछा जा रहा है। कुल कितने खंड है, यहाँ ऑप्शन ये गलत दे दिया। इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या ऑप्शन इसमें दिया नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को आप समझिए। दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण में ये गलत दिया हुआ है। दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण में कुल कितने खंड है, तो इसका राइट आंसर 4 खंड है। कुल कितने खंड है, 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उस चिन्ह को चुनिए जिसका प्रयोग दोनों द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति एवं दशमलव वर्गीकरण पद्धति में होता है। तो उस चिन्ह का यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। डॉट साइन जो है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। डॉट चिन्ह का प्रयोग दोनों द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति एवं दशमलव वर्गीकरण पद्धति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि दशमलव वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण की आख्या से प्रकाशित हुआ था, किससे प्रकाशित हुआ था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्फलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी के नाम से प्रकाशित हुआ था। डीडीसी जिससे हम लोग डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण 1876 में ग्रंथालयों में ग्रंथों एवं पुस्तिकाओं को क्रमबद्ध और सूचीबद्ध करने के लिए वर्गीकरण और विषयानुक्रमणिका शीर्षक ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्फलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था।
इस संस्करण के आख्या पृष्ठ टाइटल पेज पर डेवी का नाम नहीं था। यह संस्करण कुल 44 पेजों में प्रकाशित हुआ था, जिसमें से 12 पृष्ठों की भूमिका, 12 पृष्ठों में अनुसूची एवं 18 पृष्ठों में अनुक्रमणिका तथा 2 पृष्ठों में स्पष्टीकरण दिए गए थे। अभी तक इस पद्धति में कुछ 23 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दशमलव वर्गीकरण पद्धति का वह कौन सा संस्करण जिसकी आख्या में डेवी का नाम नहीं था अपितु उसे मुख्य पृष्ठ के पीछे लिखा गया था? तो फर्स्ट प्रथम संस्करण में। इसका आंसर क्या? प्रथम संस्करण में। डेवी दशमलव क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण 1876 में ग्रंथालयों में ग्रंथों एवं पुस्तिकाओं को क्रमबद्ध और सूचीबद्ध करने के लिए वर्गीकरण और विषयानुक्रमणिका, ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुआ। इस संस्करण के आख्या पृष्ठ टाइटल पेज पर डेवी का नाम नहीं था। यह संस्करण को 44 पेजों में प्रकाशित हुआ, जिसमें से 12 पृष्ठों की भूमिका, 12 पृष्ठों में अनुसूची एवं 18 पृष्ठों की अनुक्रमणिका तथा 2 पृष्ठों में स्पष्टीकरण दिए गए थे। अभी तक इस पद्धति में कुछ 23 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है निर्बाध फेस्टेड से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति जो है निर्बाध फेस्टेड से संबंधित है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण अभिधारणाओं और सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसमें मूल विषय के साथ प्रयुक्त यौगिक विषयों के लिए कोई अपरिवर्तनीय पूर्व निर्धारित पक्ष परिसूत्र नहीं होता है। चूंकि ऐसी पद्धति विश्लेषण और संश्लेषण पर आधारित होती है, अतः प्रत्येक विषय ही अपना पक्ष परिसूत्र निर्धारित करता है। पक्ष परिसूत्र मुक्त होता है, इसका एक दूसरा नाम विश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में द्विबिंदु निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये न्यू जीरो यानी नवीन शून्य को प्रतिनिधित्व करता है। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में द्विबिंदु जो है न्यू जीरो को शून्य प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन डेवी दशमलव वर्गीकरण की संश्लेषी विशेषताएं हैं? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी थर्ड एंड फोर्थ में क्या है? तालिकाएं और अनुदेशों को जोड़ना, ये दोनों के दशमलव वर्गीकरण की संश्लेषी विशेषताएं हैं। और इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन की संश्लेषी विशेषताएं हैं। तालिका डीडीसी के 18 से 21वें एडिशन में 7 टेबल थे तथा 22वें और 23वें एडिशन में 6 टेबल है। सर्वप्रथम डीडीसी के 14वें एडिशन से टेबल का प्रयोग शुरू हुआ था, जिसमें 4 टेबल थे। और इसका दूसरा उपदेश है अनुदेशों को जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी वर्गों के विभाजन का पहल क्रम किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस ब्रैंकन के अधिगम के 3 स्रोत पर आधारित है। डीडीसी वर्गों के विभाजन का पहल क्रम जो है किस पर आधारित है? तो फ्रांसिस ब्रैंकन के अधिगम के 3 स्रोत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिनिक्स अनुसूची निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण पद्धति में उपलब्ध है? फिनिक्स अनुसूची आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दशमलव वर्गीकरण पद्धति में उपलब्ध है। जो फिनिक्स अनुसूची है निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण पद्धति में उपलब्ध है? इसका राइट आंसर क्या है? दशमलव वर्गीकरण पद्धति में। जो फिनिक्स शेड्यूल का प्रथम प्रयोग डीडीसी के 16वें संस्करण में किया गया था। यह डीडीसी को अप टू डेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। कुछ कार्यक्रम जो पुराने हैं उनको पूरी तरह से नए वर्गीकरण के साथ बदल दिए जाते हैं और नए शेड्यूल पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। नष्ट हो चुके पुराने शेड्यूल को फिनिक्स शेड्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डीडीसी के प्रथम संस्करण में है कितने पेज है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 44 पेज है। डीडीसी डेवी दशमलव क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण 1876 में ग्रंथालयों में ग्रंथों एवं पुस्तिकाओं का क्रमबद्ध और सूचीबद्ध करने के लिए वर्गीकरण और विषय अनुक्रमणिका, क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुआ। इस संस्करण के आख्या पृष्ठ यानी टाइटल पेज पर डेवी का नाम नहीं था। यह संस्करण कुल 44 पेजों में प्रकाशित हुआ, जिसमें से 12 पृष्ठों की भूमिका, 12 पृष्ठों में अनुसूची एवं 18 पृष्ठों की अनुक्रमणिका तथा 2 पृष्ठों में स्पष्टीकरण दिए गए थे। अभी तक इस पद्धति में कुछ 22 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक मुख्य वर्ग ओ साहित्य का पहलू फार्मूला क्या है? इसका ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है, P, P2, P3, P4। क्लासिफिकेशन के मुख्य वर्ग ओ लिटरेचर का पक्ष सूत्र क्या है? तो P, P2, P3 और P4 है। P2 में क्या क्या आएगा? पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, लेटर्स, ऑरेशन, अदर फॉर्म ऑफ प्रोज और कंप्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन में टेबल्स ऑफ प्रेसिडेंस निम्नलिखित प्रयोजन हेतु प्रदत्त है। आपको बताना है किसके हेतु प्रदत्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एकरूपता के लिए। किसके लिए? तो एकरूपता के लिए। टेबल ऑफ प्रेसिडेंसी एक विषय की प्राथमिकता तय करने वाले विषय के पहलुओं की एक सारणीबद्ध सूची है। प्राथमिकता भी नोट के रूप में तय की जा सकती है। वरीयता की एक तालिका आधिकारिक तौर पर एक विषय के तहत सही उद्धरण आदेश बताते हुए नोट के रूप में परिभाषित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी के 23वें संस्करण में तालिका 2 है। क्या है तालिका 2? तो लिटरेचर सब डिवीजन है। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के 23वें एडिशन को 2011 में मिस जे.एस. मिचेल द्वारा प्रकाशित किया गया। डीडीसी के इस एडिशन में 6 टेबल है या 4 खंडों में प्रकाशित किया गया था। टेबल 1 क्या है? स्टैंडर्ड सब डिविजन्स। टेबल 2 में ज्योग्राफिक एरियाज, हिस्टोरिकल पीरियड्स और बायोग्राफी। टेबल 3 में क्या है? सब डिविजन फॉर द आर्ट्स, फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर, फॉर स्पेसिफिक लिटरेरी फॉर्म्स। और टेबल 4 में क्या है? तो सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फैमिलीज। टेबल 5 में एथनिक एंड द नेशनल ग्रुप्स। टेबल 6 में लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको किसी पुस्तक से संबंधित अन्य कैटलॉग कार्डों के लिए मुख्य प्रविष्टि कार्ड के पृष्ठ भाग पर अंकित की जाने वाली प्रविष्टियों हेतु पद कौन सा है? आपको ये बताना है किस पद का आप वहां पे प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम लोग ट्रेसिंग कहते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। संकेतन, जिसे ट्रेसिंग हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, मुख्य प्रविष्टि का अंतिम अनुच्छेद होता है। इस अनुच्छेद में पुस्तक के लिए जितनी बार इतर प्रविष्टि एडेड एंट्री निर्मित की जाती है उन सभी को संकेत रूप में दर्शाए जाते हैं। इस अनुच्छेद में अंकित सूचना पाठक के लिए नहीं बल्कि पुस्तकालय कर्मचारियों की इस बात की जानकारी देने के लिए की जाती है किसी पुस्तक की कितनी अतिरिक्त प्रविष्टियां सूची में व्यवस्थित की गई है, इसलिए सूचना मुख्य प्रविष्टियों पत्रक के साथ साथ भाग में अंकित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसी चिकित्सा विज्ञान के मुख्य श्रेणी में इलाज को किस तरह स्वरूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है? इसको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी आइसोलेट के रूप में, ऊर्जा वियोजक के रूप में। क्या है? तो कोलोन क्लासिफिकेशन में चिकित्सा विज्ञान के मुख्य श्रेणी में इलाज को ऊर्जा वियोजक में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। किसमें? ऊर्जा वियोजक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभियंताओं के लिए गणित द्विबिंदु वर्गीकरण में किस पक्ष संबंध का उदाहरण है? आपको यह बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बायस, जो पक्षपात का उदाहरण है। क्या बता रहे हैं कि जब एक विषय का दूसरे विषय पर झुकाव हो तो वहां बायस रिलेशन होता है। इसका योजक चिन्ह ओबी होगा। मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स क्या है? BOBD में समझिए, बी है मैथमेटिक्स के लिए, OB है बायस रिलेशन के लिए और डी है यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द्विबिंदु वर्गीकरण में LED का प्रतिनिधित्व करते समय की अवधि क्या है? तो समय की अवधि है 10 वर्ष। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में अनेक स्थानों पर LED, जिसे हम लोग लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड के रूप में समय प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। अंतिम प्रभावी दशक लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड से संबंधित वर्गांक बनाने के लिए शताब्दियों को 5 भागों में बांटा जाता है। वो 5 भाग है 1900, 1920, 1945, 1961, 1985। 1900 N1 जब दशक 0 अथवा 1 तथा LED के लिए 1 का प्रयोग हो। 1920 में N3 जब दशक अंक 2 अथवा 3 हो तथा LED के लिए 3 का प्रयोग। 1945 जो है N5 है जब दशक 4 अथवा 5 हो तथा LED के लिए 5 का प्रयोग। 1961 N7 जब दशक अंक 6 अथवा 7 हो तथा LED के लिए 7 का प्रयोग। 1985 N9 जब दशक अंक 8 एवं अथवा 9 हो तथा LED के लिए 9 का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि वर्ग अनुक्रमणिका जो प्रलेख की वर्ग संख्या से प्राप्त होती है निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वांछित कड़ी पर आधारित है। क्या है? इसके डिस्क्रिप्शन को समझिए। डॉक्टर रंगनाथन की मानना है कि प्रत्येक पुस्तक का वर्गांक विभिन्न कड़ियों में श्रृंखलाबद्ध है तथा वर्गांक से विशेष शब्द प्रविष्टि के निर्माण के लिए प्रत्येक कड़ी को विश्लेषित किया जाता है। इसके अनुसार कड़ियां प्रमुखतः निम्न प्रकार की होती है। पहला है मिथ्या कड़ी, जिसे हम लोग फॉल्स लिंक कहते हैं। यह वह कड़ी है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जिनकी समाष्टि इस प्रकार की होती है कि योजक चिन्ह से दशा संबंध का प्रतिनिधित्व वाले अंक, अंतरामुख संबंध वाले अंक, पंक्ति दशा संबंध का प्रतिनिधित्व करने वाले अंक काल पक्ष एकल और पक्ष एकल होते हैं। अवांछित कड़ी जो अनसॉर्ट लिंक है वह कड़ी जो किसी वर्ग संख्या के पक्ष के एकल केंद्र के किसी भाग के साथ समाप्ति होती है। वांछित कड़ी में क्या है? साउट लिंक वह कड़ी जो मिथ्या अथवा अवांछित ना हो, वरन जिसके माध्यम से पाठक द्वारा पाठ्य सामग्री खोजने की पूर्ण संभावना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डीडीसी में स्टैंडर्ड सब डिवीजन से पूर्व किस अंकन का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जीरो का उपयोग किया जाता है। डीडीसी में स्टैंडर्ड सब डिवीजन से पूर्व 0 का उपयोग किया जाता है। मानक उपविभाजन को अनुसूची में दिए गए किसी भी अंकन के साथ आवश्यकता पड़ने पर बिना निर्देश के प्रयुक्त किया जाता है। मानक उपविभाजनों को 0 के साथ सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा एक समान रूप से नहीं होता है। कभी इनका प्रयोग 0 को हटाते हुए, कभी 1, 2, 3 या 4 शून्य के साथ किया जाता है। उपविभाजन का प्रयोग किस प्रकार किया जाना है यह उस विषय के ऊपर निर्भर करता है जिस विषय के साथ इन उपविभाजन को प्रथम खंड की प्रथम सारणी में वर्णित किया गया है। इन्हें मुख्य रूप से 9 वर्गों में विभाजित अगर सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की सारणी द्विबिंदु वर्गीकरण में दी गई है? आपको यह बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कॉमन आइसोलेट, यानी सामान्य एकल को द्विबिंदु वर्गीकरण में दी गई है।
अब इसी डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। सामान्य निकल वह संख्या होती है जो किसी भी मुख्य वर्ग, प्राथमिक वर्ग एवं इनके किसी भी पक्ष के साथ प्रयोग की जा सकती है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने सामान्य निकलों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा है। सामान्य निकलों को प्रदर्शित करने के लिए अक्षरों का प्रयोग किया गया है, पूर्ववर्ती सामान्य निकाल और सेकेंड है आपका परवर्ती सामान्य निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार या इन दोनों अथवा अन्य मान्य तार्किक क्रम के अनुसार पुस्तकों या पुस्तकालय सामग्री का संयोजन किया जाता हो वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसे पुस्तक वर्गीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुस्तक वर्गीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिकथन और तर्क है, आपको बताना है अभिकथन सही है या फिर तर्क सही है। अभिकथन कह रहा है पुस्तकालय वर्गीकरण की योजना की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि पुस्तकालय वर्गीकरण का सिद्धांत कितना सक्रिय प्रकृति का है और उसके पीछे क्या विचार है। तो ये बिल्कुल ही सही कह रहा है कि पुस्तकालय वर्गीकरण की योजना इस क्षमता पर निर्भर करती है कि पुस्तकालय वर्गीकरण का सिद्धांत कितना सक्रिय प्रकृति का है और उसके पीछे क्या विचार है। कारण है वैचारिक धरातल पर कोई भी सिद्धांत विकसित किया जा सकता है जब तक विषयों की सृष्टि के विकास के माध्यम को परखा ना जाए, तो पुस्तकालय वर्गीकरण का कार्य क्षेत्र है। तो जी हाँ, बिल्कुल कारण भी सही बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ए और आर दोनों का दोनों सही होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखिए क्या कह रहा है। पुस्तकालय वर्गीकरण से तात्पर्य किसी पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना तथा विशिष्ट समय से संबंधित पुस्तकों को विशेषताओं के आधार पर कृत्रिम क्रम सूचक अंक प्रदान करना है। एस आर रंगनाथन के अनुसार एक निश्चित योजना के अनुसार विशिष्ट विषयों को क्रम संख्या की कृत्रिम भाषा के अनुवाद करना ही पुस्तकालय वर्गीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण पद्धति जिसमें दो या दो से अधिक अंकों की जातियों का प्रयोग किया जाता है कि संकेतांकों को किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिश्र संकेतांक। उसे क्या कहते हैं? मिश्र संकेतांक। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण में वर्गों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग अंकों की विधि को अंकन कहते हैं। अंकन विधि दो प्रकार की होती है, शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन। शुद्ध अंकन जिस वर्गीकरण प्रणाली में केवल एक ही प्रकार के अंक जैसे 0, 9 आदि का प्रयोग किया जाता है, 0 से 9 तक का प्रयोग किया जाता है, उसे शुद्ध अंकन विधि कहते हैं। डीडीसी इसका उदाहरण है। मिश्रित अंकन जिस वर्गीकरण प्रणाली में अंकन प्रणाली के आधार बनाने के कई तरीके के अंकों, प्रतीकों तथा चिन्ह जैसे 0 से 9, ए से जेड या स्मॉल या कैपिटल आदि का उपयोग किया जाता है, उसे मिश्रित अंकन विधि कहते हैं। कॉलन क्लासिफिकेशन तथा यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्यिक अधिपत्र लिटरेरी वारंट के सिद्धांत का संबंध किससे, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक वर्गीकरण पद्धति में विषयों का आगमन। अब इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए क्या कह रहा है। साहित्यिक वारंट अवधारणा की शुरुआत 1911 में इंग्लिश लाइब्रेरियन ई विंदम हुल में, जो 1859 से 1954 तक के द्वारा की गई थी, जिन्होंने इसे 1911 और 1912 में लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड के लेखों की एक श्रृंखला में प्रकाशित अपने वर्क प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन में शामिल किया था। हुल्मे ने स्थापित किया कि एक वर्ग के शीर्षक को केवल तभी वारंट किया जाता है जब पुस्तक के रूप में एक साहित्य को अस्तित्व में दिखाया गया है और एक शीर्षक की वैधता का परीक्षण सटीकता की डिग्री है, जिसके साथ यह कक्षा के लिए विषय वस्तु के क्षेत्र का सामान्य वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी के 23वें संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? तो राइट आंसर है 2011 में। डेवी दशमलव क्लासिफिकेशन का 23वां एडिशन 2011 में मिस जे.एस. मिचेल द्वारा प्रकाशित किया गया था। डीडीसी के संस्करण के 6 टेबल है तथा इसे 4 खंडों में प्रकाशित किया गया था। मिस जोसेफ स्टैनले मिचेल का जन्म 22 जुलाई 1909 को बर्मिंघम इंग्लैंड में तथा मृत्यु 22 फरवरी 1987 को कैम्ब्रिज में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसी में चिकित्सा विज्ञान की मुख्य श्रेणी में इलाज को किस तरह स्वरूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है? तो राइट आंसर है सी, यानी ऊर्जा वियोजक के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। कॉलोन क्लासिफिकेशन में चिकित्सा विज्ञान के मुख्य श्रेणी में इलाज को ऊर्जा वियोजक में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूडीसी में 2 अपूर्ण विराम चिन्ह का इस्तेमाल क्या इंगित करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है क्रम निर्धारण के लिए इंगित किया जाता है। यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन को प्रथम बार हेनरी लाफोंटेन तथा पॉल ऑलेट द्वारा 1895 में ब्रुसेल्स में प्रस्तुत किया गया था। यूडीसी का प्रथम संस्करण 1905 में प्रकाशित किया गया था। अब तक यूडीसी के 7 संस्करणों में 4 पूर्ण, जिसमें 1905 जो फ्रेंच में हुआ, 1927 फ्रेंच में, थर्ड 1934 जर्मनी में, 1943 अंग्रेजी में और थर्ड जो है संक्षिप्त रहा जो 1948 में, फर्स्ट 1948 अंग्रेजी में, 1957 अंग्रेजी में और तीसरा 1961 जो अंग्रेजी में, ये संक्षिप्त प्रकाशित हुए हैं। यूडीसी में मिश्रित अंकन का प्रयोग होता है। इसमें मिश्रित विषय के वर्गांक के अंकों को क्रम में डबल कोलोन में दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपूर्ण विराम वर्गीकरण का पहला संस्करण किस साल प्रकाशित हुआ था? तो 1933 में। कोलोन क्लासिफिकेशन के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन कोलोन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण 1933 में प्रकाशित किया गया, दूसरा 1939, तीसरा 1950, चौथा 1952, पांचवा 1957, छठा 1960 और रीप्रिंट संस्करण इसका 1963 में आया, सातवां 1987 में प्रकाशित किया गया। गोपीनाथ ने कोलोन क्लासिफिकेशन के सभी संस्करण को 3 वर्जन में विभाजित किया गया था। अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति जो 1933 से 1950 तक रहा, जिसे हम लोग रिजिडली फैसिलिटेट कहते हैं, विश्लेषणात्मक जिसे हम लोग एनालिटिको सिंथेटिक कहते हैं जो 1950 से 63 रहा, और मुक्त पक्ष फ्री फैक्टेड था जो 1963 से 1987 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपूर्ण विराम वर्गीकरण में काल पक्ष को इंगित करने के लिए कौन सा प्रतीक इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ई, ये कॉलोन का
इस्तेमाल किया जाता है काल पक्ष को इंगित करने के लिए। PMEST का प्रयोग मेन क्लास के अंतर्गत किया जाता है। P फॉर पर्सनैलिटी, M फॉर मैटर, E फॉर एनर्जी, S फॉर स्पेस, T फॉर टाइम। जहां पर पर्सनैलिटी को कॉमा से और मैटर को सेमीकोलन से, एनर्जी को कॉलन से, S फॉर स्पेस को डॉट से और टाइम जो है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूर्ण विराम वर्गीकरण का छठा संस्करण किस साल प्रकाशित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1960 में। कॉलन क्लासिफिकेशन के जनक डॉक्टर S R रंगनाथन है। कॉलन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण 1933 में, दूसरा 1939, तीसरा 1950, चौथा 1952, पांचवा 1957, छठा 1960 जिसे रीप्रिंट करके 1963 में लाया गया, सातवां 1987 में प्रकाशित किया गया। गोपीनाथ ने कॉलन क्लासिफिकेशन के सभी संस्करणों को 3 वर्जन में विभाजित किया। अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति जो 1933 से 1950 तक रहा, विश्लेषणात्मक 1950 से 63 तक और मुक्त पक्ष 1963 से 1987 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन और तर्क आपको बताना है अभिकथन सही है या फिर तर्क सही है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। अभिकथन कहता है कि कॉलन वर्गीकरण एक परिगणनात्मक वर्गीकरण प्रणाली है, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है। कॉलन वर्गीकरण एक परिगणनात्मक वर्गीकरण प्रणाली नहीं है, इसलिए अभिकथन गलत है। तर्क कह रहा है कॉलन वर्गीकरण ने वर्गकों के निर्माण के लिए विश्लेषी संश्लेषणात्मक उपागम को अपनाया है। तो हाँ, जो कॉलन वर्गीकरण ने वर्गकों के निर्माण के लिए विश्लेषी संश्लेषणात्मक उपागम को अपनाया है, ये सही है, इसलिए यहाँ पे अभिकथन गलत है और तर्क सही है। अभिकथन गलत है, तर्क सही, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फिर से अभिकथन और तर्क है। अभिकथन क्या कह रहा है? अभिकथन है कि वर्गीकरण ऑनलाइन पुनः प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये कहना गलत है। वर्गीकरण ऑनलाइन पुनः प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। कारण क्या है? वर्गीकरण हस्तचलित पुस्तक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आर सही है। जो वर्गीकरण है वो हस्तचलित पुस्तक प्रक्रिया में सही भूमिका निभाता है, इसलिए यहाँ पे अभिकथन गलत है और रीजन सही है। तो आप देख लीजिए क्या है, ए गलत किसमें बता रहा है? फर्स्ट में ए ट्रू, ये नहीं होगा, बोथ ए भी फॉल्स, ये भी नहीं होगा, बोथ ए आर ट्रू, ये भी नहीं होगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके प्रथम प्रकाशन के वर्ष के अनुसार पर रखें। अब इसमें आपको क्या होगा? इसमें आपको इसके ईयर याद रखेंगे। डायरेक्ट हम लोग ईयर पे चलते हैं। विभिन्न वर्गीकरणों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थापन कुछ इस प्रकार है। ब्लिस क्लासिफिकेशन कब किया गया? 1817 में। डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन कब आया? 1876 में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन कब आया? 1904 में। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कब आया? 1905 में। इसमें याद रखिएगा, आप इसको आसानी से अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहीं पे। थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक मिलेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।